हेलो दोस्तों, नमस्कार। सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। एनईपी 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर एमए प्रथम सेमेस्टर हिंदी विषय के पाठ्यक्रम में शामिल प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत शीर्षक आदिकाल का नामकरण व काल विभाजन को लेकर के उपस्थित हूं। आज आदिकाल के नामकरण और काल विभाजन पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। ध्यान देंगे। आदिकाल के नामकरण के बारे में सर्वप्रथम बताएंगे। सरहपाद, जिसको हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है, और प्रथम कवि मानने वाले में राहुल सांकृत्यायन सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि घोषित करते हैं। राहुल सांकृत्यायन के मत का समर्थन करने वाले जॉर्ज ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु, चंद्र शर्मा गुलेरी और हजारी प्रसाद द्विवेदी के साथ साथ राम कुमार वर्मा भी प्रमुख हैं। ये सभी समीक्षक विद्वान राहुल सांकृत्यायन के मत का समर्थन करते हैं कि सरहपाद हिंदी के प्रथम कवि हैं। अब आगे ध्यान देंगे। ये तो हो गया एक वर्ग। दूसरा वर्ग भी ऐसा है जो राहुल, अब देख लेंगे। यहां ध्यान देने योग्य बात है कि सरहपाद का समय क्या है, जिसको राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि घोषित किया है, उनका समय क्या है, 769 ईस्वी। और इनका समर्थन करने वाले ग्रियर्सन से लेकर के राम कुमार वर्मा तक प्रमुख हैं। जो दूसरा पक्ष है, जिसमें आचार्य रामचंद्र, जिसका नेतृत्व आचार्य रामचंद्र शुक्ल करते हैं, उनका मानना है कि आदिकाल की समय सीमा यहां दिखा गया है, मुंज और भोज के समय 1993 ईस्वी से मानते हैं। उनका मानना है कि 10वीं शताब्दी, देखेंगे यहां उनका मानना है कि हिंदी साहित्य का आरंभ ईसा की 10वीं शताब्दी के अंतिम 7 वर्षों, यानी 10वीं शताब्दी जहां पूरी होती है 1000 वर्षों का समय, उसके 7 वर्ष पूर्व यानी 993 ईस्वी से मानते हैं। और उनका मानना है कि यही वह समय है जब पुरानी हिंदी का प्रयोग शुद्ध साहित्य में होने लगा। ठीक है। चंद्र शर्मा गुलेरी, जो इसको पुरानी हिंदी के नाम से अभिहित करते हैं, उसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्राकृत भाष हिंदी या अपभ्रंश हिंदी के नाम से अभिहित करते हैं। ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है कि प्राकृत भाष हिंदी या अपभ्रंश हिंदी किसके द्वारा कहा गया। तो देखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी को प्राकृत भाष हिंदी या अपभ्रंश हिंदी के नाम से अभिहित किया। ठीक है। अब देखेंगे, जहां तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन और नामकरण तर्कसंगत है। और तर्कसंगत क्यों है, उसके जो कारण बताते हैं, किन आधार पर उन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा। उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आदिकाल की जो 12 महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, 12 महत्वपूर्ण कृतियां हैं, जिसको रासो साहित्य के नाम से जाना जाता है, उसके आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल नामकरण किया। अब जो रासो साहित्य है, रासो साहित्य के अंतर्गत अब वह प्रवृत्तियां जो विद्यमान हैं, कौन प्रवृत्तियां, जो पराक्रम से परिपूर्ण हैं। ठीक है। जिसमें पराक्रम पूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन हुआ है, यही प्रबंध परंपरा रासो के नाम से जानी जाती है। ठीक है। और जिसको लक्ष्य करके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को क्या नाम दिया, वीर गाथा काल। ध्यान देंगे, यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला कि वीर गाथा काल नाम किसके द्वारा दिया गया है। तो
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से अभिहित किया। आगे ध्यान देंगे, हालांकि उन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम तो दे दिया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से कुछ समय सीमा को देखते हुए वह आदिकाल की सीमा सरापात तक, जो आदिकाल का आरंभ जैसे माना गया कि सरापात से शुरू होता है 769 ईस्वी से, वहां तक पहुंचते हैं। ठीक है, हालांकि संवत 1050 मानते हैं, 993 ईस्वी से मानते हैं ये हिंदी साहित्य का उद्भव। लेकिन जब कुछ प्रवृत्तियां ऐसी हैं जिनको संबोधित करते हुए वे 769 ईस्वी तक पहुंचते हैं, इसका मानना सीधे सीधे ये है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भले ही वीरगाथा काल नामकरण किया हो, लेकिन दबी जबान से ही सही आदिकाल जैसे नाम को भी स्वीकार करते हैं। अब आगे देखेंगे, हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन हुआ है, हिंदी साहित्य के काल विभाजन में सभी विद्वानों का अपना मत है और अलग अलग मत है, तरह तरह के मत हैं। उसमें अपने तई काल विभाजन करने का प्रयास करने वालों में सबसे प्रथम इतिहासकार माने जाते हैं डॉक्टर ग्रियर्सन। डॉक्टर ग्रियर्सन ऐसे पहले व्यक्ति हैं जो हिंदी साहित्य के इतिहास का सबसे पहले काल विभाजन करते हैं और उन्होंने आदिकाल की समय सीमा क्या बताई है, 1400 ईस्वी तक मानी है। ठीक है, अब जॉर्ज ग्रियर्सन आदिकाल का क्या नामकरण करते हैं? जॉर्ज ग्रियर्सन आदिकाल को चारण काल के नाम से अभिहित करते हैं। ठीक है, अब यह चारण क्या है? चारण प्रवृत्तियां उस युग में जो चारण कवि हुआ करते थे, जो खुद अपनी रचना करते थे और खुद गाते थे, इस प्रवृत्ति को ही चारण प्रवृत्ति कहा गया। इन प्रवृत्तियों को देखते हुए इसकी अधिकता को देखते हुए जॉर्ज ग्रियर्सन ने इस काल को क्या कहा? चारण काल। ठीक है, अब आगे देखेंगे, यहां समय सीमा को लेकर के सभी विद्वानों में प्रायः मतभेद है। आगे देखेंगे, अब किस विद्वान ने आदिकाल को किस नाम से अभिहित किया, तो आगे देखेंगे। चारण काल अभी मैंने बताया, जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल की संज्ञा दी। मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल, आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल के नाम और डॉक्टर रसाल ने आदिकाल के नाम से अभिहित किया इस युग को। संधि काल एवं चारण काल पुनः रामकुमार वर्मा ने कहा, सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा। ठीक है, वीर काल आचार्य विश्वनाथ, यहां छूट गया, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसको वीर काल के नाम से अभिहित किया। वीर काल, यह वीर काल और कुछ नहीं है बल्कि एक तरह से जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया नाम है वीरगाथा काल, उसी का कमोवेश फोटोकॉपी प्रतीत होता है। ठीक है, प्रारंभिक काल भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल के नाम से अभिहित किया। आदिकाल, आरंभ और प्रारंभ दोनों में बहुत ही सूक्ष्म अंतर है। आदि से तात्पर्य है, आरंभ से तात्पर्य है कि यहां से हिंदी साहित्य का आरंभ हो रहा। प्रारंभिक काल सूक्ष्म जो अंतर है उसका तात्पर्य यह है कि चूंकि हिंदी साहित्य का उद्भव हो चुका था, पुनः इसका आरंभ होता है। किन्हीं कारणों से इसकी जो एक गति थी रुकी हुई थी, पुनः आरंभ होती है, इसलिए इसका नाम प्रारंभिक काल पड़ गया। यह मिश्र बंधुओं का मानना है। ठीक है, सिद्ध सामंत काल सिद्धों द्वारा प्रेरित होने के कारण और सामंतवादी व्यवस्था होने के कारण इस युग को कौन सा नाम दिया गया? सिद्ध सामंत काल। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन का दिया हुआ है। ठीक है, अब आगे देखेंगे,
यहां ध्यान देने योग्य बात है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन, राहुल सांकृत्यायन, मिश्र बंधु, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने तय नए नाम दिए और उन नामों, उस काल के नामों का नामकरण कैसे हुआ उसका एक तरह से कह लें तो उन्होंने कारण भी बताया। ठीक है, अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सबसे हिंदी साहित्य के इतिहास में, जब हम लोग हिंदी साहित्य का अध्ययन करते हैं, उसमें अधिकांश विद्वानों ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मत का समर्थन किया है और उनके द्वारा बताया गया काल विभाजन और नामकरण को ही सर्वथा सही सिद्ध किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताया है कि जनता की चित्तवृत्तियों के साथ देखें, हाँ, निस्संदेह शुक्ल जी ने जनता की चित्तवृत्तियों के साथ कवि की मनोवृत्तियों के परिवर्तन को आधार बनाकर वीरगाथा काल नाम दिया है, जिसको तर्कसंगत कहा जा सकता है। ठीक है, अब जनता की चित्तवृत्तियां, जैसे कि हिंदी साहित्य के इतिहास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने व्याख्यायित किया है कि साहित्य क्या है, साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। ठीक है, अब उस युग में जो रासो काव्य है, रासो काव्य जिसको वीरगाथात्मक काव्य भी माना जाता है, उन रासो काव्य में दो बातें, एक तो वीररस की प्रधानता है, प्रचुरता है, युद्धों का सजीव वर्णन है, उसके साथ साथ जो आश्रय दाता राजा हैं उनकी प्रशंसा है। ये आदिकाल की एक प्रवृत्ति ही कह सकते हैं। अब जो युद्धों का सजीव वर्णन है उसमें वीर रस का पूर्ण परिपाक हुआ है। पृथ्वीराज रासो को वीरगाथात्मक काव्य माना आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, और विशेषकर परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो जैसे चार महत्वपूर्ण वीरगाथात्मक काव्युग के नाम पर ही इस युग का नाम उन्होंने वीरगाथा काल रख दिया। तो एक उदाहरण देखेंगे पृथ्वीराज रासो से। भाषा डिंगल भाषा है, कहते हैं चंद्रदाई बज्जीय घोर निशान रान चहुआन चौहोदिस। बज्जीय मतलब डिंगल भाषा है, बज्जीय मतलब बजने लगते हैं, घोर निशान घोर नगाड़े, रान चहुआन चौहोदिस पृथ्वीराज चौहान के चारों तरफ, उठिय राज पथिराज मंत्र तंत्र तिस। अब पृथ्वीराज चौहान अपने घोड़े से उठते हैं और धनुष बाण साधते हैं, मंत्र का सुमिरन करते हैं। यह पूरा परिदृश्य ही एकदम से युद्ध भूमि को प्रतिबिंबित करने वाला है, युद्ध भूमि का जो नजारा है उसको प्रतिबिंबित करने वाला है। विशेषतः ऐसे ही प्रतिबिंबों से प्रेरित होकर आचार्य शुक्ल ने इस काव्य को वीरगाथात्मक काव्य माना और उसी के आधार पर इस युग का नाम क्या रख दिया, वीरगाथा काल। ठीक है, आगे देखेंगे। अब ये तमाम वीरगाथा काल क्यों कहना पड़ा आचार्य रामचंद्र शुक्ल को, उसका पूरा ये दस्तावेज है। राम कुमार वर्मा का देखेंगे। यहां राम कुमार वर्मा ने सिद्ध आदिकाल को संधि काल और चारण काल दो खंड में विभाजित किया। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा। उनका मानना है कि सिद्ध स्वयं रचनाकार थे जबकि सामंत रचना प्रेरक थे। इन दोनों को मिलाकर के इस युग का क्या नाम रख दिया, सिद्ध सामंत काल। यहां देखेंगे, अभी मैंने बताया विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस युग को वीर काल कहा। वीर काल जैसा कि शुक्ल जी ने वीरगाथा काल कहा, उसी का शुक्ल जी के नाम का रूपांतर है और इससे अधिक और कुछ नहीं। अब देखेंगे, अब इन सब का सार तत्व इस पृष्ठ में समाहित है। आचार्य हम लोगों ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का विभाजन भी देखा, उनके नामकरण पर भी चर्चा हुई, जॉर्ज ग्रियर्सन के नामकरण और काल विभाजन को भी देखा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को भी देखा, राहुल सांकृत्यायन को भी पढ़ा। अब इसके साथ साथ एक इसका संक्षेप प्रस्तुत करेंगे, सार संक्षेप। जो सार टिप्पणी है वह यह है कि वास्तव में आदिकाल नाम ऐसा है जिसको सभी इतिहासकारों ने, सभी समीक्षकों ने कमोबेश अपनी स्वीकृति दी है। ठीक है, क्यों?
क्यों स्वीकृति दी है? क्योंकि यह आदिकाल नाम से उस व्यापक पृष्ठभूमि का बोध होता है जिस पर आगे का साहित्य खड़ा है। ठीक है, भाषा की दृष्टि से इस काल के साहित्य में हिंदी के आदि रूप का बोध पा सकते हैं। हिंदी का जो आदि रूप है कौन सा? हिंदी का आदि रूप कौन सा है? मतलब हिंदी के पूर्व जो अपभ्रंश है, उसके पहले जो प्राकृत है, उसके पूर्व जो पाली भाषा है, उसके पूर्व जो संस्कृत भाषा है, हिंदी भाषा का जो विकास है उसका अध्ययन हम भाषा की दृष्टि से आदिकाल में कर सकते हैं। ठीक है, यहां देखेंगे भाव की दृष्टि से इसमें भक्ति काल से लेकर के आधुनिक काल तक के सभी प्रमुख प्रवृत्तियों के बीज समाहित हैं। ठीक है, भाव की दृष्टि से मतलब जो भक्ति भाव है वह उसका बीजोपन कहां हो चुका था? आदिकाल में ही हो चुका था। आदिकाल की भी जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं मतलब उसका भी बीजोपन कहां हो चुका था? उसका भी बीजोपन आदिकाल में ही हो चुका था। इसके साथ साथ जो आध्यात्मिक प्रवृत्तियां हैं, श्रृंगारिक प्रवृत्तियां हैं, वीरतापूर्ण प्रवृत्तियां हैं, इन सारी प्रवृत्तियों का बीज कहां पड़ गया था? आदिकाल में। इसलिए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने एक बहुत महत्वपूर्ण नाम यह भी सुझाया, बीज वपन काल। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी आदिकाल को किस नाम से अभिहित करते हैं? बीज वपन काल। ठीक है, तो अब देखेंगे कुल मिलाजुला करके आदिकाल नाम ही, वीरगाथा काल नाम तो तर्कसंगत है ही, इसके साथ साथ आदिकाल नाम सबसे अधिक उपयुक्त व्यापक नाम है। ठीक है, अब इसके लिए हम लोग आगे का प्रश्न देखेंगे। इसके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न भी बने हुए हैं, आप लोग ध्यान देंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रथम काल विभाजन किसने प्रस्तुत किया? ठीक है, यह जॉर्ज ग्रियर्सन सही जवाब होगा। ठीक है, निम्न दूसरा है, निम्न में से चारण काल किसके द्वारा कहा गया? चारण काल किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। ठीक है, और किसने कहा? रामकुमार वर्मा ने भी चारण काल कहा। ठीक है, रामकुमार वर्मा इसमें है तो रामकुमार वर्मा सही होगा, इनके जगह पर जॉर्ज ग्रियर्सन रहते तो भी सही होता। वीरगाथा काल किसके द्वारा कहा गया? तो आचार्य, तीसरा प्रश्न है महत्वपूर्ण, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा। चौथा प्रश्न है, अब देखिए चौथा प्रश्न भी आ गया, निम्न से चारण काल किसके द्वारा कहा गया? तो यहां जॉर्ज ग्रियर्सन भी सही जवाब होगा। सिद्ध सामंत काल किसके द्वारा कहा गया? सिद्ध सामंत काल, तो यहां सिद्ध सामंत काल, ये प्रश्न ऑप्शन गलत है, ये राहुल सांकृत्यायन होगा। राहुल सांकृत्यायन ने इसको सिद्ध सामंत काल कहा। ठीक है, अब आगे पुनः नया टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।